गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ त्रिलोक कुमार शुक्ला। सो आज हम जो यूपी टेट सी टेट की क्लासेस हैं उसको स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स। उसके लिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास इतना समय नहीं है और ज़रूरी भी नहीं समझता कि हर चीज़ की पहले डेफिनेशन बताई जाए कि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, पूर्णांक किसको बोलते हैं। तो हमें ये बेसिक टर्म्स हैं और ऐसा ही नहीं बताया जाएगा, जो क्वेश्चंस के बीच में उसकी ज़रूरत पड़ेगी उसी के साथ वो चीज़ बोल दिया जाएगा कि इसका मतलब ये होता है। सो हम डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक क्वेश्चन से नंबर सिस्टम्स के। तो हम जैसे टाइप ऐसे समझेंगे लॉजिक के साथ, जैसे ये प्रश्न लिखा हुआ है। अब इसी को हम मान के चलो, अभी तो इसको हम छोड़ते हैं, पहले हम ऐसे समझते हैं कि अगर लिखा है, मान के चलो किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए, अगर किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो उसका जो शेष आता है वो 25 शेष आता है। 25 शेष आता है, मतलब इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तुम्हारा 25 आएगा। यदि किसी संख्या को 121 से, मतलब ये हुआ कुल मिला के बेसिक, किसी संख्या को 121 से भाग दें तो जो शेष आता है वो 25 आएगा। तो मुझे बताओ, यदि उसी संख्या को 11 से भाग दे दें, अगर इसी संख्या को 121 की जगह हम 11 से भाग दे दें तो शेष कितना आएगा ना। तो मान के चलो इस तरह का क्वेश्चन अगर है तो हम ये सब नहीं बनाते, हम डायरेक्ट ही समझते हैं। पहले क्वेश्चन को सुन लो, फिर अगली जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो रिटर्न में होगा कि उसका क्या मतलब है। कि किसी संख्या को अगर 121 से भाग दे दो तो शेष इतना आता है, अगर उसी संख्या को हम 11 से भाग दे दें तो शेष कितना आएगा। तो देखो 121 से भाग दे रहे हैं तो शेष आ रहा है 25। तो इसी जो शेष 25 आ रहा है, इसमें 11 में कितना एक्स्ट्रा निकलेगा, मतलब अगर उसी संख्या को हम 11 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा। किसी संख्या को 121 से भाग दिया तो शेष 25 आ रहा है, अगर उसी संख्या को 11 से भाग दिया, जो संख्या थी उसी संख्या को 11 से भाग दिया तो शेषफल कितना आएगा। तो जो शेष आ रहा है 25, उसी को 11 से भाग दे दो तो पता चल जाएगा कि अतिरिक्त कितना निकल रहा है, तो कितना रिमाइंडर आएगा। तो अगर 25 को 11 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा। तो देखो, अगर पहले एक हम करके देख ले रहे हैं, अदरवाइज़ इतना तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 25 को हम 11 से भाग देंगे तो 11 दूनी हो गया 22 यहाँ पे, तो यहाँ आ गया 3 ना, तो शेषफल 3 आएगा। तो कुल मिला के ये हुआ कि अगर किसी संख्या को 121 से भाग देंगे शेषफल 25 आएगा, वही संख्या को अगर हम 11 से भाग देंगे तो शेषफल 3 आएगा। तो जो रिमाइंडर है, जो शेषफल आया है, जिससे भाग देना है 11 से भाग दे दो। देखो 11 दूनी 22, तो 3 बच रहा है, तो शेषफल 3 आएगा। मतलब इसका आंसर हो गया शेषफल 3 आएगा। ठीक है ना। जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 आता है। अगर संख्या 6 से विभाजित करें तो भाई शेषफल 3 आता है, और उसी संख्या के वर्ग, शेषफल 3 आ रहा है ना, तो इसी शेषफल से मतलब है, तो संख्या का वर्ग मतलब इसका वर्ग, 3 त्रिक का 9। संख्या का वर्ग को 6 से विभाजित करें, इसी को 6 से विभाजित करो तो शेषफल कितना आएगा। तो भाई शेषफल कितना आएगा, अगर 9 को हम 6 से विभाजित करेंगे तो 6 का 9 6, 3 बच रहा है, तो शेषफल 3 आएगा। तो इसका आंसर हो गया 3। नहीं समझे। किसी संख्या को 6 से विभाजित करेंगे तो भाई शेषफल 3 आ रहा है, तो कह रहा है उसी संख्या का वर्ग, उसी संख्या का वर्ग, मतलब जो शेषफल 3 आ रहा है इसी शेषफल से भाग देते हैं, लेकिन इसमें संख्या का वर्ग कह रहा है, तो मतलब उसी शेषफल का वर्ग को अगर हम 6 से विभाजित कर दें तो शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। देखो 6 का 9 6, 3 बच रहा है ना। और एक बार हम बोलते हैं, जैसे मान के चलो किसी संख्या के, जरूरी दैट मे बी ट्रू, अगर क्वेश्चन में ये कह रहा है किसी संख्या को हम 7 से भाग देते हैं, अगर किसी संख्या को हम 7 से भाग देते हैं तो भाई शेषफल आता है 4। किसी संख्या को 7 से भाग देते हैं तो शेषफल आता है 4। अगर उसी संख्या को 3 से भाग देंगे हम, तो जो शेषफल आया है तो उसी को 3 से आप भाग दे दो, और जो आएगा शेषफल वही आएगा। तो भाई 3 से भाग दोगे तो शेषफल यहाँ पे 1 आएगा। 3 का नाम 3, 1 बच रहा है ना। तो समझे कि जो पहली संख्या से भाग देने पर शेषफल आता है, अगली संख्या से भाग देने के अगर बोले तो उसी शेषफल को भाग दे दो, आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं कि अगर किसी संख्या को 6 से विभाजित करें तो शेषफल 3 आ रहा है, 6 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल 3 आ रहा है। कह रहा है अगर संख्या का वर्ग कर दें तो इसी शेषफल का आप वर्ग कर दो, शेषफल का वर्ग कर देंगे तो 9 हो गया। वर्ग को 6 से विभाजित करना है तो शेषफल कितना आएगा, तो 6 का 9 6, अगर देखो 9 को अगर हम विभाजित करें 6 से तो 6 का 9 6, यहाँ शेषफल कितना आ गया, 3। अगर उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा,
3 आएगा। ये हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारा, किसी संख्या को 16 से विभाजित करने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। ध्यान से समझना। एक चीज़ और समझो, अगर मैं आपसे ये कह दूं, इस क्वेश्चन को लगाने से पहले मैं एक चीज़ समझाना देना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भाई ये बताओ, ये 5 है, ये क्या है 5, 5 को तुम 8 से डिवाइड करो, शेषफल कितना आएगा? 8 से तो भाग जाएगा नहीं, तो यही शेषफल माना जाता है। अगर हम कह दें कि 5 को तुम 8 से भाग दो, शेषफल कितना आएगा? तो ये तो छोटा है भाई, कम से कम यहाँ 8 होना चाहिए, तब तो 8 ही करना 8 होगा। अगर ये छोटा पड़ गया इससे, तो वही शेषफल होता है जो बीच में होता है ना, क्योंकि वही शेषफल ही है, कट ही नहीं, मतलब आगे जाएगा ही नहीं ना बेसिक टर्म में। तो अब इस क्वेश्चन को देखो, किसी संख्या को 16 से विभाजित करो तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। अगर उसी संख्या को आप जो है 8 से विभाजित करो, इस संख्या को 8 से विभाजित करो तो शेषफल कितना आएगा? तो किसी संख्या को 16 से अगर आप विभाजित कर रहे हो तो आपको शेषफल 5 प्राप्त होता है। अब कह रहा है उसी संख्या को, मतलब यही शेषफल, इसी संख्या को आप जो है 8 से भाग दे दो तो शेषफल कितना आएगा? अब देखो 5 को अगर तुम 8 से भाग दोगे तो ये तो छोटा पड़ गया, और ये छोटा पड़ गया तो शेषफल वही माना जाता है, तो शेषफल 5 ही आएगा, क्योंकि ये तो भाग जाएगा नहीं, ये छोटा पड़ गया है 5 ना, तो इसका शेषफल कितना आएगा? इसका शेषफल 5 ही आएगा। तो अगर उसी संख्या को 8 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा हमारा भाई? 5 ही आएगा, क्योंकि ये पड़ गया छोटा। ठीक है ना। नेक्स्ट, अब देखो अब ये तो हो गया कि अगर किसी संख्या को इससे विभाजित करेंगे तो इतना आएगा, बल्कि इसकी जगह अगर इससे विभाजित कर दें तो शेषफल कितना आएगा, इस तरह का। शेषफल के इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं कि ये पावर में नहीं लिखा गया था, इसलिए हम इसको काट के यहाँ पे लिख दिए कि 2 की पावर 31 लिखा है। 2 की पावर 31 को अगर 3 से विभाजित करेंगे शेषफल कितना आएगा। इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा बेसिक टर्म आप समझ लो कि एक्चुअली इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे इस तरह के क्वेश्चन की पैटर्न कैसे। पहले डिटेल यहाँ पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं जानने के लिए। अगर पावर में कुछ लिखा है दोस्त, जैसे लिखा है कि 4 की पावर, मान के चलो कुछ भी लिखा है, अगर लिखा है 4 की पावर 20, शेषफल वाले क्वेश्चन है और पावर में क्वेश्चंस लिखे हैं, तो 4 की पावर 20 लिखा है, तो हमेशा याद रखो, ये देखा करो कि पावर सम में है कि विषम में। सम का मतलब जो 2 से कटता है, विषम का मतलब जो 2 से नहीं कटता। सम का मतलब ये होता है कि जैसे 2, 4, 6, 8 या लास्ट में 0 हो, ये सब होता है तो सम होता है। विषम का मतलब होता है जिसके लास्ट में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, ये विषम है। जैसे हम कहते हैं 149 सम है, एक विषम है, तो एक विषम है क्योंकि लास्ट में 9 है। अगर मैं आपसे बोल दूं 498 सम है कि 498 सम है एक विषम है, तो ये सम है क्योंकि लास्ट में 8 है और 8 2 के पहाड़े में आता है, लास्ट में 0 होगा तब भी सम होगा। ये होती है सम और विषम की डेफिनेशन। अब यही अलग से सम और विषम की डेफिनेशन लिखा है तो गलत है। अब क्वेश्चन को समझो, अगर कोई भी प्रश्न शेषफल वाला है और पावर में दिया है, तो याद रखो सबसे पहले पावर को देख लो, आगे मत पढ़ो, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पावर देख लो। पावर क्या है? 20, 20 का मतलब सम है, ये क्या है भाई? सम है। अगर पावर आपका सम में है तो सबसे छोटा सम संख्या क्या होगा? 2। एक को अगर 0 को हम हटा दें, सबसे छोटा संख्या सम का क्या होगा? 2। 2, 4, 6 यही तो होता है ना, तो हम 2 ही 4 पे हमारा सॉल्व हो जाता है। सबसे छोटी संख्या सम है, सम 2 है। अगर किसी की भी पावर सम में है तो सबसे छोटा सम में कन्वर्ट कर लो। देखो ये सम है ना, तो भाई इसके सबसे छोटा 2 है कि नहीं? सम, सबसे छोटा सम 2 होता है। तो 4 की पावर 20 ना लिखकर आप 4 की पावर केवल 2 लिख दो, और जिसका मतलब 4 चौक 16 होता है। मतलब इसी पैटर्न में आगे बढ़ा होगा, 16 हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ लो कि भाई 2 की पावर 31 को, समझे कि नहीं? अब अगर यही विषम होता, ये क्वेश्चन इससे लिंक नहीं है अभी, इसको समझो। मतलब ये हुआ कि अगर जो हमें डिवाइड करना है, किसी भी संख्या को डिवाइड करना है, तो हम हमेशा पावर देखते हैं। जैसे लिखा है यहाँ 51, ठीक है ना। पावर सम है कि विषम है? विषम है। विषम है तो विषम सबसे छोटा 1 होता है, उसके बाद 3 होता है, इसी 2 से काम चल जाता है। तो सबसे छोटी 1 होता है, तो पहले 1 से देख लो। अगर 1 से हल होगा तो ठीक है, नहीं तो हम अगला 3 देखेंगे ना। अब हल होगा कि नहीं होगा वो पूरा क्वेश्चन करने के बाद पता चल जाएगा। बस अभी के लिए बस इतना जानो कि सम है तो पावर 2 या 4 करने पे सॉल्व हो जाएगा, विषम है तो पावर 1 या 3 करने पे सॉल्व हो जाएगा। तो जो ये पावर 31 दिया है केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। कंफ्यूज नहीं, वो क्वेश्चन सही है, बट वो चाह रहा है कि आप इस पर उलझ जाओ इतने बड़े क्वेश्चन समझ के, बट एकदम ईजी है। जैसा अब यहाँ पे देखो लिखा है 2 की पावर 31, यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 31। भाई इसमें ये सीधा सीधा लिखा है कि 2 की पावर 31। अब आगे हम नहीं पढ़ेंगे। ये बताओ ये विषम है कि सम है? तो भाई ये विषम है।
तो विषम है तो मैंने बताया विषम होता है 1 और 3, तो पावर 31 की जगह या 1 रख दो या 3, तो हम छोटे से शुरू करें 1 रखेंगे, तो इसी पावर 31 की जगह 2 की पावर 1 रख दो, और 2 की पावर 1 होता है 2। तो अब हम संख्या ये ना बोलकर हम संख्या ये बोलेंगे। तो भाई 2 की पावर 31 का मतलब हम 2 समझेंगे अभी। तो कह रहा है कि 2 की पावर 31 को 3 से विभाजित करें, तो इसी 2 को अगर हम 3 से भाग देंगे तो ये भाग नहीं जाएगा क्योंकि ये छोटा पड़ गया, और छोटा पड़ गया तो हम इसमें ये नहीं करते हैं फिर, ठीक है ना। ये छोटा पड़ गया तो 1 ना रखकर अब हम 3 रखेंगे। अब हम क्या रखेंगे? 3। हम डिटेल में समझा रहे हैं लेकिन क्वेश्चन एकदम ईजी हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर विषम पावर है या तो 1 रखने पे आ जाएगा तो 3 रखने पे आ जाएगा मैक्सिमम, और 3 भी नहीं रखने पे तो 5 तक जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ 3 तक हो जाएगा। 1 रखने पे इसलिए नहीं सॉल्व हो रहा है कि अगर 2 की पावर 1 रखेंगे 2 आ गया, जिससे विभाजित करना है उससे छोटा पड़ जा रहा है, इसलिए हम पावर 3 रखेंगे। तो अगर हम 2 की पावर 3 रखेंगे तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8, 2 को 3 बार गुणा करो, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, ये हो गया 8। अब कह रहा है 2 की पावर 31 को 3 से विभाजित करना है, इसी को 3 से विभाजित करना है, तो इसकी जगह हमने 3 रख दिया, इसी को 3 से विभाजित करो और बताओ शेषफल कितना है। अगर 8 को 3 से भाग दोगे तो भाई शेषफल 5 आएगा कि नहीं, सॉरी शेषफल 2 आएगा कि नहीं। शेषफल देखो 3 दूना 6, 2 ही तो बचा। अरे देखो ना, अगर 8 को आप 3 से विभाजित करो तो 3 दूना 6, 8 में 6 गए 2, यही शेषफल हो गया। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? हम 1 क्यों नहीं रखे यहाँ पे? पावर विषम था, 1 रखना, 1 रखते तो इससे छोटा हो जा रहा है, और जब अगर इससे छोटा हो गया तो 1 नहीं रखा जाएगा, फिर 3 रखा जाएगा। ये क्लियर है? आगे क्वेश्चन करेंगे उससे एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा है 2 की पावर 31 को 5 से भाग दो, तो ये देखो ये देखा जाता है पावर विषम है ना, और भाई अगर पावर आपका विषम है, 2 की पावर 31 है, पावर क्या है? ये विषम है, ये क्या है? विषम है। अगर आपका पावर विषम है तो 1 या 3 रखेंगे, तो अगर हम 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1 रखने पे क्या हो जा रहा है? 2, 2 एक नाम 2, और 2 5 से विभाजित नहीं होगा, ये छोटा पड़ जा रहा है ना, और छोटा पड़ जाए तो 1 ना रखो 3 रखो। अब विषम में 3 रखेंगे, और 3 रखेंगे 2 की पावर हो गया 3 ना। अब इसी 2 की पावर 3 का मतलब 8। अब कह रहा है इसी को 5 से विभाजित करो, शेषफल बताओ। 8 को 5 से डिवाइड कर दो तो शेषफल कितना आएगा भाई? 5 एक नाम 5, 3 बचा कि नहीं, तो शेषफल हो गया 3। आप ये आंसर हो। समझ में आया? अभी और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे लिखा है 17 की पावर जो है आपका, लिखा है 17 की पावर 200, ये लिखा है 17 की पावर 200, इसको 18 से विभाजित करना है। इसको क्या करना है? 18 से विभाजित करना है, और आपको शेषफल बताना है। तो देखो 18 से विभाजित करके हमें शेषफल बताना है, तो हम क्या करेंगे? ये देखेंगे सम है कि विषम, ये सम है। और दोस्त अगर ये सम है या तो हम 2 रखेंगे, और 2 रखने पर नहीं हुआ तो 4 रखेंगे। तो पहले 2 रख के देखते हैं। तो 17 की पावर 2 रख के देखने का मतलब ये इससे बड़ा होना चाहिए, ये वाली संख्या इससे बड़ी होनी चाहिए रखने पे बस, जो कि 17 की पावर 2 18 से बड़ी है, मतलब हमारा काम हो जाएगा। अब भाई 17 की पावर 2 करोगे, 17 गुणे 17 आपको आना चाहिए 289। आप इसे कर लेना, 17 गुणे 17 289 हो जाएगा। 289 को आप 18 से भाग दे दो, शेषफल कितना आएगा? हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इतना कैलकुलेशन होना चाहिए, नहीं भी है तो आप इतना समय व्यतीत आप कर सकते हैं कि 289 को आप 18 से भाग दे दो। तो 18 एक नाम हो गया 18, अब ये हो गया 8, और 2 में से गए 1, ये 9 हो गया। 18 छक्के हो गया 108, ये आ गया 1। तो भाई शेषफल कितना आया? शेषफल आपका आ गया 1, ये 1 आंसर हो गया आपका। समझ में आया कि नहीं? कैसे पता चला कि हमने 2 रखा? कुल मिला के हम 200 से मतलब ही नहीं रखते, क्योंकि ये जिस सम, ये सम है ना, सम का मतलब ये ऐसे पैटर्न में जाएगा, 17 की पावर 2 की पावर समथिंग ना, तो हम 2 ही कर लेते हैं, और 2 रखने से नहीं हो रहा तो 4 कर लेंगे। ऐसे विषम होगा तो 1 रखने से, अगर ये हमेशा बड़ा निकलना चाहिए, जिससे भाग दे रहे हैं, जो भाग दे रहे हैं ये बड़ा निकलना चाहिए, बड़ा नहीं निकल रहा, 1 रखने पर नहीं हो रहा विषम में तो 3 रखेंगे, सम में 2 रखने पर नहीं हो रहा है तो इतना बड़ा हट जाएगा, छोटा सा बन जाता है, सॉल्व हो जाता है। जैसे अगला क्वेश्चन, ये समझ में आ गया ये सिंगल वाला? कि और एक आध बता दें अभी, मान के चलो हम एक और बता देते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे हम अगर हम करना चाहें तो और हम कर लेते हैं। मान के चलो लिखा है कि भाई 5 की पावर, यहाँ लिखा है 398, 5 की पावर 398 को हम जो है किससे डिवाइड करेंगे? हम डिवाइड करते हैं 7 से। 7 से भाग देने पे शेषफल कितना आएगा? शेषफल कितना आएगा? तब ये देखो, ये सम है एक विषम, ये सम है,
और सम है तो सबसे छोटा सम क्या होता है 2, तो ये पूरा हटा दो, इसकी जगह 2 रख दो, तो ये हो गया 5 की पावर 2 और इसी को भाग देना है 7 से अब, और जो शेषफल आएगा वही इसका आंसर माना जाएगा। भाई अब ये बड़ा है चल जाएगा 2 रखने, 25 हो जा रहा है ना, इससे बड़ा निकल रहा है, ठीक है, तो ये हो गया 25 और 25 को भाग दो 7 से, बताओ शेषफल कितना आएगा। तो शेषफल आएगा 7 का पहाड़ा पढ़ो आप, 25 से ज़्यादा नहीं होने, 7 3 21 और 25 में से 21 गए 4, मतलब शेषफल आएगा 4। नहीं आप अलग से भी कर देना, 25 भागे 7 शेषफल 4 आ गया, ठीक है ना। नहीं और अब एक और लास्ट इसमें बताएंगे। मान के चलो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हम मान के चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है 67 की घाते यहाँ पे लिख दिया हमने भाई 69, इसको भाग देना है हमको, फॉर एग्जाम्पल इसको भाग देना है हमको 64 से भाग देना है, इसी करते हैं 64 से भाग देना और शेषफल बताना है। आप कहोगे इतना बड़ा भाग कैसे, कुछ नहीं, इससे मतलब नहीं है, ये सम है कि विषम है, विषम है ना, विषम सबसे छोटा 1 होता है, तो पहले 1 रख के देखो, 67 की घाते 1 और हमको भाग देना है 64 से, शेषफल बताना है, ये से बड़ा निकल रहा है ना, तो सही है। और 67 की पावर 1 होता है तो वही हो जाता है, ये हो गया 67, ये भागे हो गया 64। अब शेषफल कितना आएगा, तो 64 इकन्नम 64 ना, 3 शेषफल आया, नहीं करके देख लो, 67 भागे 64, तो भाई ये हो गया आपका 64 इकन्नम 64 और ये हो गया 7 में 4 गए 3, यही 3 आ गया शेषफल, यही हो गया आपका आंसर। समझ में आया मेरे हिसाब से। तो इस प्रकार लगता है पावर वाले क्वेश्चन कि कितना भी बड़ा पावर दिया हो, सम है, अगर वो सम है, पावर वाले जितने भी हैं अगर वो सम है तो पावर हम या तो 2 रखेंगे, 2 छोटा पड़ गया तो हम 4 रख देंगे। अगर वो विषम है तो हम उसी नंबर का पावर 1 रखेंगे, अगर 1 छोटा पड़ गया तो 3 रखेंगे और हल कर देंगे, एकदम ईजिली हो जाएगा। क्लियर है। अब जैसे अब कुछ इस तरह क्वेश्चन है, मान के चलो क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन एक बार लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जिस तरह लिखा है शायद आपको ना समझ में आए। लिखा है 67 की पावर, कंफ्यूज नहीं होना, 67 और प्लस 67, अभी वो उसमें प्लस नहीं था, इसमें प्लस है, प्लस 67, इस पूरे को भाग देना है, इस पूरे को भाग देना है हमको 68 से, और भाई पूरे को 68 से भाग देना, बताना है शेषफल। तरीका हमारा वही रहेगा जैसे हमने आपको बताया है कि ये देख लो, इसमें तो पावर है नहीं, इसमें हमें सोचने नहीं है, इसमें पावर है नहीं, इसको हमको सोचने नहीं है, हमको इसमें पावर है नहीं, इसको हमको सोचना नहीं, पावर इसमें है। अब बताओ ये सम है कि विषम है, ये विषम है, विषम सबसे छोटा 1 होगा, तो यहाँ 1 रख दो, रखने का बस एक ही फ़ायदा होता है, इतना बड़ा नंबर हट जाता है। 1 रख के देखो, इससे छोटा हो रहा है, आप कहोगे 1 तो छोटा हो जाएगा, कोई 67 है, लेकिन इसके साथ प्लस में ये भी तो है, तो अपने आप बढ़ा, एक बार 1 रख के देखो, 1 रखो यहाँ पे, तो ये हो गया भाई 67 की पावर 1 प्लस 67, और इसी को हमें भाग देना है किससे, 68 से, तो 67 की पावर 1 67 ही हो जाएगा, 67 की पावर 1 67 हो गया, अब प्लस 67, और इसी को हमें भाग देना है किससे, 68 से, तो 67 प्लस 67 कितना होगा, 7 7 14 6 6 12 1 13, 134। अब इसी को भाग देना है 68 से, ठीक है ना, 68 से भाग देना है, शेषफल बताना है। तब देखो 134 को अगर हम 68 से भाग दे दें 68 से, तो 68 दूना 2 और 16 136 के आसपास जा रहा है ना, तो नहीं होगा, 51 जाएगा, 68 51 68। अब इसको माइनस करो, 14 में से 8 गए 6, यहाँ बचा क्या 2, तो 12 में से 6 गए 6, शेषफल कितना आया 66, ये 66 हो गया आंसर। शेषफल निकालने का अलग अलग लोगों का तरीका हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग पढ़े हैं, कुछ लोग रिमाइंडर थ्योरम जब पढ़ाएंगे तो चीज़ बताएंगे कि यहाँ से आप डायरेक्ट भी शेषफल निकाल सकते थे। अगर 68 को 67 से भाग दोगे तो -1, इसको दोगे तो -1, 68 में 2 माइनस कर दो, सीधा 66 आंसर टिक कर दो, ये लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन वो शेषफल जब आप पढ़ लोगे, इसलिए हम कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, डिटेल कर रहे हैं। समझ में आया कि पावर वाले कोई भी क्वेश्चन है तो हम पावर को रिड्यूस कर देंगे, हटा देंगे। हटा कैसे देंगे, अगर सम है तो वहाँ 2 या 4 रखेंगे, पहले 2 रख के देखेंगे, बड़ा निकल गया तो अच्छी बात है। विषम है तो 1 रखेंगे 3 रखेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन विषम से आते हैं। अगर विषम है तो यहाँ 1 रखेंगे 3, अगर 1 रखने पे जिससे भाग दे रहे उससे बड़ा निकल जा रहा है तो एकदम ईजी, तुरंत सॉल्व कर दो, डिवाइड आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे ये लिखा है। अब इसमें थोड़ा सा ये है कि एक बार क्वेश्चन हमें लिखना पड़ेगा, हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में ये मतलब है कि 7 की पावर 19 प्लस 2,
इसी को हमें भाग देना है 6 से, तो शेषफल कितना आएगा, यही क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। अब देखो हमें पावर एक जगह दिया है, जहाँ दिया है उसी से मतलब है, पावर एक जगह दिया है 19, सम है, विषम है, विषम है, सबसे छोटा विषम क्या होता है 1, तो इसी 19 की जगह 1 रख दो, तो ये हो गया भाई 7 की पावर 1 प्लस 2, और इसी को भाग देना है अब हमें, उसी 19 की जगह 1 रख दिया 6 से, और शेषफल बताना है, तो 7 की पावर 1 हो गया 7 प्लस 2, और ये हो गया भागे 19 6, तो भाई 7 2 कितना हो गया तुम्हारा, 7 2 हो गया 9, 7 2 हो जाएगा तुम्हारा 9, तो ये 7 2 हो गया तुम्हारा 9, 9 भागे 6, शेषफल बताना है, तो 6 का पहाड़ा पढ़ो 9 से ज़्यादा, 6 का नम 6, शेषफल आएगा 3, शेषफल कितना आएगा 3, समझ गए मेरे हिसाब से, भाग तो आता ही होना चाहिए, नहीं होता तो आप इसे देख लो, 6 का नम 6 और इसको माइनस करो तो आंसर 3 आएगा, ये शेषफल ये होता है, ये निकालना है, शेषफल 3 होगा मेरे हिसाब से, एकदम समझ में आया आसानी से। क्वेश्चंस ज़्यादा करो, क्वेश्चंस ज़्यादा करने से क्या होता है, जो ट्रिक्स होते हैं ना, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो हम एक एक्सप्लेन करते हैं, वो चीज़ें पैटर्न में आ जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा करो, ठीक है। अगला है कि ये पहला टाइप हो गया कि अगर किसी संख्या को इससे भाग देंगे, देखो ये टाइप, ये जो डिविजिबिलिटी का टाइप है ये, कि किसी संख्या को अगर इससे भाग देंगे तो शेषफल इतना आएगा, अगर उसी संख्या को इससे भाग देंगे शेषफल क्या, जो इसका शेषफल है उसी से भाग दे तो पता चल जाता है। दूसरा टाइप पावर वाले हैं, तो पावर वाला सम और विषम पे चलता है, सम है तो पावर 2 रख के या 4 रख के चेक करेंगे, विषम है तो पावर 1 या 3 रख के चेक कर देंगे, आ जाएगा, 2 टाइप का हो गया। अगला टाइप का जो क्वेश्चन है वो है गुणनखंडों की संख्या निकालना, क्या निकालना, गुणनखंडों की संख्या। अब मैं आपको इसके पहले बताऊंगा गुणनखंड एक्चुअली कहते किसको हैं। तो गुणनखंड का मतलब ये हो गया, मान के चलो मैंने बोल दिया भाई 12 का गुणनखंड लिखो, 12 का क्या लिखो, गुणनखंड, गुणनखंड के रूप में लिखो 12 को, तो हम निकाल देते हैं 12 का लासा, ठीक है ना। तो 12 का लासा निकालते हैं तो 2 छंग 12, फिर ये हो गया 2 तिहाई 6, तो जो 12 का गुणनखंड हुआ, सॉरी 2 तिहाई 6, फिर यहाँ 3 का नम 3, तो 12 का जो गुणनखंड हुआ वो हुआ 2 2 3, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3, ये गुणनखंड के रूप में इसे बदल दिया। तो ये देखो 2 दूना 4 3 12, वही आ रहा है, तो ये गुणनखंड का। तो ये याद रखना, अगर मैंने लिखा है 16 तो इसका गुणनखंड 4 गुणे 4 नहीं लिख सकते ना, लासा के रूप में आप लिखोगे तो 16 का जब निकालोगे तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है ना, ये प्राइम में हो जाता है। तो 4 गुणे 4 नहीं, ये लासा निकलता है इसका जब निकालोगे, तो इसको बोलते हैं गुणनखंड रूप। तो अब जैसे मैंने बोल दिया कि मान के चलो, अब क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा वहाँ से क्लियर होगा। ये देखो जैसे इसमें सही कई सारे एक साथ क्वेश्चन डाल दें, निम्नलिखित गुणनखंडों की संख्या बतानी। ये क्वेश्चन पहले समझो, क्वेश्चन का मतलब, गुणनखंडों की संख्या का मतलब ये हुआ 100 के कितने गुणनखंड होते हैं, 100 के कितने गुणनखंड हैं, इसके कितने गुणनखंड है, जैसे इसके 2 गुणनखंड हैं, 3 हैं, 5 है, ऐसे सबको जोड़ लो तो कितने गुणनखंड निकलेंगे। जैसे मान के 6 के कितने गुणनखंड है, 6 किससे किससे करता है, 1 2 3 6, तो 6 के 4 गुणन, मतलब मेरी बात समझो कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, इसके कितने गुणनखंड है 100 के। तो गुणनखंडों की अगर संख्या निकालनी है तो पहले उसको गुणनखंड के रूप में बदल लो। तो 100 को अगर गुणनखंड के रूप में बदलेंगे, 100 का गुणनखंड हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना, 100 को अगर गुणनखंड के रूप में बदलेंगे तो हम 100 का क्या निकाल लेंगे, लासा निकाल लेंगे। 100 को हम क्या निकाल लेंगे, लासा, और 100 को अगर लासा निकालेंगे तो हो गया 50, फिर 2 से भाग देंगे तो ये हो गया 25, फिर हम 2 से भाग देंगे तो ये हो गया, सॉरी 3 से 5 से भाग देंगे, 2 से तो कटेगा नहीं अब, तो अगर हम इसको 5 से भाग देंगे तो ये हो गया 5, और फिर हम इसको 5 से भाग देंगे तो ये हो गया। तो भाई अगर हम कहें 100 का गुणनखंड के रूप में बदलो तो हम 100 को ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 2 बार है, एक बार हम डिटेल कर रहे हैं, फिर हम डिटेल नहीं करेंगे, इसको शॉर्ट पे आ जाएंगे, 5 2 बार है, 5 2 बार है। तो भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 100 को गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, 2 2 बार है तो मतलब 2 की घाते 2 गुणे 5 2 बार है मतलब 5 की घाते 2। यहाँ तक हमें लिखना है हर क्वेश्चन को, ये आंसर नहीं हुआ। अब कह रहे हैं गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो कभी भी अगर गुणनखंडों की संख्या तुमसे पूछा है, याद रखो इसमें कहीं नहीं लिखा अभाज्य गुणनखंड भाज्य गुणनखंड, डायरेक्ट पूछा गुणनखंडों की संख्या बस। अगर गुणनखंडों की संख्या बतानी है तो पहले सबको इस टर्म में चेंज कर लो, फैक्टर टर्म में, मतलब गुणनखंडों के टर्म में ऐसे बदल लो पावर में, और उसके बाद जिसकी जो घात है उससे एक ज़्यादा लिख दो। जो घात पे ध्यान दो, नीचे मत ध्यान दो, यहाँ पे, यहाँ तो आपने सही किया है, इस पे ध्यान दो, ये 2 है ना, तो इसे एक ज़्यादा लिख दो, 3 लिख दो। अब फिर गुणे, फिर इसकी घात क्या है 2 है ना, इससे एक ज़्यादा लिख दो 3, और इसी को गुणा कर दो 9। इसका मतलब ये हुआ 100 के 9 गुणनखंड होते हैं। 100 के कितने गुणनखंड हैं,
9। समझ में आया? अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम 120 का करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास। 120 का हम एक बार करते हैं। 120 के कितने गुणनखंड होते हैं, मतलब गुणनखंडों की संख्या बताओ। 120 के कितने गुणनखंड होते हैं ये हमें बताना है। 120 की गुणनखंडों की संख्या, तो पहले लासा निकाल देंगे। तो ये हो गया 60, 2 छंग 12 0, फिर 2 से काटेंगे ये आ गया 30, अब फिर 2 से काटेंगे तो ये आ गया 15, अब फिर 3 से काटेंगे 3 पचे 15, और फिर इसको 5 से काटेंगे 5 का 5। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं 120 को क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है भाई, 3 बार है। तो 120 को लिख सकते हैं 2 3 बार है, 2 की पावर 3। 3 कितनी बार है, 1 बार, देखो 3 1 बार है, तो 3 की पावर 1। अब 5 कितनी बार है, 1 बार है। इसको गुणनखंड के रूप में ये लिख सकते हैं कि नहीं। अब मैंने बोला अगर आपसे पूछ रहा है गुणनखंडों की संख्या बताना है, गुणनखंडों की संख्या बताना है, तो गुणनखंडों की संख्या बराबर हो जो घात है ना उससे एक ज़्यादा लिखो। ये 3 है ना तो आप 4 लिखो गुणे, इसकी घात 1 है ना तो यहाँ 2 लिखो, इसकी घात 1 है ना तो यहाँ 2 लिखो, इसी को गुणा कर दो। 4 दूना 8 दूना 16, मतलब ये हुआ कि 120 के 16 गुणनखंड हैं। 120 के 16 गुणनखंड है, एकदम आसान है, ठीक है ना। अब जैसे मान के चलो कि अगर हम दूसरा वाला करते हैं, 80 की पावर 10 है। ये तो नंबर एकदम सिंपल नंबर ऐसे दिए होंगे तो आप गुणनखंडों की संख्या निकाल लोगे, लेकिन अब पावर में आ जाओ तो कोई चेंज नहीं होता। जैसे लिखा है 80 की पावर 10, इसके गुणनखंडों की संख्या बतानी, इसके गुणनखंडों की क्या बतानी है, संख्या में बतानी है। तो देखो इसको भी लिखना लास्ट में पावर के रूप में, ये पहले से पावर के रूप में दिया है, लेकिन ये थोड़ा सा 80 नहीं, यहाँ 2 3 5 ऐसे होते हैं, 2 3 5 7 ये होते हैं जो किसी से करते नहीं जब लासा निकालते हैं। तो 80 को उसमें बदल लो। बदलने के कई तरीके, चाहे 80 का सीधा लासा निकाल लो आप, 80 का सीधा क्या निकाल लो, चलो अभी हम सीधे करके दिखाते हैं। 80 का आप सीधा लासा निकाल लो, तो लासा निकालोगे तो क्या आएगा भाई, ये हो गया 40, और फिर 2 से काटोगे ये हो गया 20, फिर 2 से काट दो ये हो गया 10, फिर 2 से काट दो ये हो गया 5, और ये हो गया 5 का 5। तो हम 80 की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 कितनी बार है, 4 बार, 2 4 बार है, गुणे 5 1 बार है, 5 1 बार है, ठीक है ना। ये 80 की जगह ये लिख सकते हैं, लेकिन पूरे की घात 10 भी है तो इस पूरे की घात आप 10 भी लगा दो। भाई 80 का तो हमने लासा निकाल लिया जिसको हम ये लिख सकते हैं, लेकिन पूरे की घात 10 भी तो 10 भी लिखेंगे। अभी ये सही रूप में नहीं आया, इस रूप में आना चाहिए ना, जैसे हमने पीछे किया अभी क्वेश्चंस को। तो ये जो पूरे की घात है ये भी आ जाएगा इनके साथ। इसको सही टर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 की घातें 4 और भाई इसकी घात 10, ये 10 इसके भी साथ जाएगा, ये 10 इसका भी है इसका भी है, गुणे 5 की घातें 1 और इसकी पूरी की घात क्या, 5 की घातें 1 और इसकी पूरी की घात क्या 10। पूरे की घात 10 का मतलब ये है कि 10 इसकी भी घात है और 10 इसकी भी घात है, इस पूरे के पे लग गया इस पूरे पे। अब इसको हल कर लो। एक बात यहाँ से जान लो, छोटा रूल मैंने बताया उसी के साथ बताते रहेंगे। घात घात के साथ हमेशा गुणा होता है, जैसे किसी की घात और उसकी घात वो हमेशा गुणा होगा। जैसे ये 2 है तो यहाँ 2 लिख दो और घातों से घात को गुणा कर दो। देखो 4 है ये 10 है तो 4 दम्मा 40, यहाँ लिख दिया हमने 40 गुणे। अब ये 5 है 5 लिख दिया और घात से घात गुणा होगा, 1 दम्मा 10 10 हो। अब ये सही अपनी भाषा में आया, मतलब 80 की घातें 10 को हम ये लिख सकते हैं, ये चीज़ अभी सही भाषा में आ गया ना, अभी तक जैसे लगा रहे थे। अब हमें निकालना है गुणनखंडों की संख्या। तो अगर अब हम गुणनखंडों की संख्या निकालें तो गुणनखंडों की संख्या का फॉर्मूला होता है कि जो घात है उससे एक ज़्यादा लिख दो। जैसे ये 40 है ना तो यहाँ लिख दो 41 गुणे, इसकी घात 10 है ना तो इसे एक ज़्यादा लिख दो 11। यही है तुम्हारे गुणनखंडों की संख्या। अब इसी को गुणा कर लो। अगर हम इसी को गुणा करेंगे तो 11 इकन्नम 11 हो गया और 11 चौक 44 एक 45 हो गया। 451 गुणनखंड बनेंगे इसके। 80 की पावर 10 के गुणनखंडों की संख्या 451 है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो एक क्वेश्चन और पावर में हम करा दे रहे हैं। जैसे मान के चलो तुम्हारे पास लिखा है, मान के चलो तुम्हारे पास एक नंबर लिखा है 65 लिख देता हूँ मैं 65, और 65 की पावर हमने लिख दिया कि 65 की पावर हमने लिख दिया 8 लिख दिया। अब कह रहे हैं गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो ऐसा नहीं ये 8 है तो एक ज़्यादा कर दो, नहीं, ये अभी सही भाषा में नहीं लिखा है। 65 नहीं हो सकता, 2 3 5 ये हो सकते हैं। इसी 65 को आप गुणनखंड निकाल लो।
अगर इसी 65 का आप गुणनखंड निकालोगे तो 65 का गुणनखंड मतलब 65 का लासा निकाल लो, तो ये 2 3 से तो कटेगा नहीं, ये सीधा 5 से कटेगा। 5 1 5, 5 3 15, 13 5 65 हो, देखो 5 1 5, एक इसमें हासिल 15 हो गया, 5 3 15। अब ये डायरेक्ट 13 से कटेगा और किसी से कट ही गई नहीं रास्ते में। मतलब हम 65 की जगह क्या लिख सकते हैं दोस्त, हम 65 की जगह लिख सकते हैं 5 गुणे 13, क्योंकि 5 की पावर 1, पावर कुछ नहीं है ना, तो पावर 1 मान के चलो कुछ देर के लिए, और ना भी लिखोगे तब भी चलेगा, समझाने के लिए हम लिख रहे हैं 13 की घाते 1, क्योंकि एक ही बार है। लेकिन दोस्त ये पूरे की घाते 8 भी तो है, ये पूरे की घाते 8। अब मैंने आपको बताया था अगर ये पूरे की घाते 8 है तो ये दोनों के साथ जाएगा, इसके भी साथ जाएगा और ये इसके भी साथ जाएगा, तो ये हो गया 5 की घाते 1 और इस पूरे की घात 8 गुणे 13 की घाते 1 और इस पूरे की घात 8। अब मैंने बताया घातों से घातों का गुणा होता है, मतलब 5 की घात 1 अट्ठे 8 गुणे 13 की घात 1 अट्ठे 8। समझ में आ गया। अब गुणनखंडों की संख्या, तो अब यहाँ से अगर हम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो गुणनखंडों की संख्या क्या निकल के आएगा भाई, इसकी घात 8 है, इससे 1 बढ़ा दो 9, घातों से मतलब है इसकी घात 8 है तो 1 बढ़ा दो 9, 9 9 81। इसका मतलब ये हो गया कि 65 की घाते 8 के 81 गुणनखंड होते हैं। अब समझ में आया घातों वाले क्वेश्चन, आई होप क्लियर है, ठीक है ना। अब देखो जैसे क्वेश्चन यहाँ पे है 20 की पावर 12, अब देखो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को यहीं पे करेंगे। अब जितना इसमें दिखने में आपको बड़ा लगेगा क्वेश्चन, वो इतना ईजी होता है, इतना समझ लो। जैसे अगला क्वेश्चन है ये वाला, इसको देखो कि लिखा है ये वाला क्वेश्चन, इसमें कितने गुणनखंड है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हम फिर से लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन है 20 की घाते 12, जैसे लिखा है उसी तरह लिखते हैं, 20 की घाते 12 गुणे 26 की घाते 5 गुणे 14 की घाते 4। कह रहे इसमें कितने गुणनखंड है। तो ऐसा मत कर देना, आपके गुणनखंडों की संख्या निकालने का मतलब सबकी घातों में एक जोड़ के उसको गुणा कर देना, नहीं, क्योंकि ये अपने सही फॉर्म में नहीं, यहाँ 20 नहीं हो सकता, यहाँ 2 3 5 7 ऐसे होते हैं जब लासा निकालते हैं। तो प्रॉब्लम इसमें है, पावर में नहीं। पहले इसको बदल लो। अगर 20 का आप लासा निकालोगे, अब मैं लासा नहीं निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, 20 का लासा निकालोगे, 20 का मतलब होता है 2 पंचे 10 और 10 दूना 20, मतलब 2 गुणे 5, 2 दूना 4 पंचे 20 ना। तो 20 की जगह हम लिख सकते हैं 2 की घाते 2 गुणे 5। अब 20 का लासा निकाल लेना अलग से, यही आएगा 5 की घाते 1, और इस पूरे की घात कितना है 12, ऐसे लिख दिया। ऐसे अगर आप 26 का लासा निकालोगे, 2 गुणे 13, 13 दूनी 26, आपको लासा जब पढ़ोगे तो एकदम वर्बली हो जाता है, एकदम छोटे छोटे तो हैं। 26 का लासा होगा 2 गुणे 13, मतलब 2 की घाते 1 और 13 की घाते 1, और इस पूरे की घात है 5। ऐसे 14 का अगर लासा निकालोगे तो आएगा 2 गुणे 7, मतलब 2 की घाते 1, 7 की घाते 1, और इस पूरे की घात कितनी है भाई 4। अभी सही फॉर्म में नहीं है, अभी सही फॉर्म में नहीं, तो इसको थोड़ा सही से कर लेते हैं। सही से कैसे करेंगे, इस घात को दोनों के, ये दोनों के साथ है, तो ये दोनों के साथ जाएगा तो हो जाएगा 2 की घाते, ये 12 इसके भी साथ गुणा होगा, 12 दूनी 24, 2 की घाते हो गया 24 गुणे। अब ये 12 5 के साथ भी होगा, 5 की घाते 12 एक नम 12 गुणे। अब इसमें आ जाओ, ये 5 इसके साथ जाएगा तो ये हो गया 2 की घाते 5 एक नम 5 गुणे। अब यहाँ पे भी देखो, ये 5 इसके भी साथ जाएगा तो 13 की घाते 5 एक नम 5। अब यहाँ भी ऐसे देख लो, ये हो गया 2 की घाते, यहाँ 1 है यहाँ 4, 4 एक नम 4 गुणे 7 की घाते 1 चौके या 4 एक नम 4। अभी भी ये सही भाषा में नहीं लिखा हुआ है। सही भाषा में ना लिखने का मतलब ये हो गया कि अब कहोगे अब तो हो गया सही, अब तो कर लो आप, नहीं, देखो यहाँ रिपीट हो रहा है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, नहीं, ये एक ही बार होगा ना। तो देखो अगर 2 को जो आधार हैं वो समान है ना, तो घातें जुड़ जाती हैं, घातों से घातों का गुणा होता है, लेकिन ये आधार समान है कि नहीं, देखो रिपीट हो रहा है ना। तो कौन कौन सेम है, ये सेम है नीचे, ये सेम है, ये नीचे सेम है, इनकी घातें जोड़ लो आप। 2 की घातें ये है 24 प्लस और 2 कहाँ है, ये 5 प्लस और 2 क्या है, ये 4, ये 2 की घातें इतनी हो जाए। अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं उनकी। ये हो गया 2 का। अब आ जाओ आप 5 पे, 5 देखो ये 12, 5 की घातें 12, और कहीं 5 की घातें नहीं, तो ये अकेला हो गया। अब 5 भी हो गया, आप 7 पे आ जाओ भाई, 7 की घातें 4 और कहीं 7 है नहीं है। अब बचा केवल आपका 13, अब केवल आपका क्या बचा 13, 7 की घातें 4, अब केवल बचा 13 और 13 की घातें 5, सब हो गया। अब इसी को थोड़ा लिख लो, देखो 2 की घातें 24 5 29 और 29 4 33,
2 की घाते 33 गुणे 5 की घाते 12 गुणे 7 की घाते 4 और गुणे 13 की घाते 5। अब देखो आपको निकालना है गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या के लिए मैंने बताया जो घातें दी हैं उससे एक ज़्यादा लिख दो। अब सही फॉर्म में आया, देखो कोई रिपीट नहीं है, पावर एक बार में हो गया पूरा ना। अब जो घातें दी उससे एक ज़्यादा लिख दो। 33 का 34 हो गया गुणे, यहाँ गुणा लिखा जाता है, 12 का 13 हो गया गुणे 4 का 5 हो गया गुणे 5 का 6 हो जाएगा, एक बढ़ा के लिख दिया। ठीक है ना, ये समझ में आया। अब देखो इतना बड़ा गुणा करना तो पॉसिबल है नहीं, और कर भी सकते ऐसा नहीं है। 6 पंचे 30 और 30 को अगर हम 13 से गुणा करेंगे, 13 3 39, 390 हो गया। तो 34 गुणे 390 इतना बड़ा है नहीं, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, वो आंसर हो जाएगा गुणनखंडों की संख्या। आई होप क्लियर है, समझे। अब ये हो गया गुणनखंडों की संख्या। अब है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, दोनों में अंतर है। इसमें कुछ नहीं लिखा भाज्य अभाज्य, ये है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। जैसे 2 3 5 7 जो किसी से नहीं कटते हैं। अभाज्य है मतलब जो किसी से कटते नहीं है। जैसे 7 अभाज्य है क्योंकि 7 किसी से नहीं कटता। 11 अभाज्य है। अगर मैंने बोलूँ 15 अभाज्य है, नहीं, क्योंकि 15 3 से कटता है, 5 से कटता है। अभाज्य का मतलब जो किसी से नहीं कटता है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, करेंगे पहले वही। जैसे 250 है तो भाई हम 250 का क्या निकालेंगे, लासा। तो हम 250 का लासा निकालेंगे, क्या आएगा, 2 1 9 2 2 2 4 2 5 10 125 आ गया। फिर 5 से 5 2 10 5 25, फिर 5 से 5 25 और 5 1 5। तो भाई ये कितना हो गया बताओ। 250 को हम लिख सकते हैं 2 की घाते 1 और 5 की घाते 3। यहाँ तक तो सेम करेंगे हम। अब देखो अगर हम गुणनखंडों की संख्या निकालते थे दोस्त, तो हम इससे एक ज़्यादा लिखकर हम क्या कर देते थे, सीधा वहाँ पे हम गुणा कर देते थे। लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। और अगर हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो कुछ नहीं करेंगे, जो घातें लिखी हैं वही लिख देंगे। 1 और इसकी घातें क्या लिखी हैं, 3, ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, और दोनों को जोड़ देंगे। याद रखना वहाँ हम गुणा करते थे, यहाँ जोड़ देंगे। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 4 आएगा। इसमें पहली बात तो ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, जो घात है वही लिख देंगे, और उसमें गुणा करते थे यहाँ जोड़ देंगे, बस। समझ में आया। जैसे मान के चलो अगर हम क्वेश्चन दे दें आपको कुछ देर के लिए, 20 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालो, तो पहले इसका लासा निकाल लेंगे। तो ये हो गया, कितना हो गया भाई, 2 की घाते 2 और 5 की घाते 1। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का मतलब जो घात है वो लिख दो। इसकी घात 2 है और इसकी घात 1 है, और दोनों को जोड़ दो, 2 1 3। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इतनी हो गई। ऐसे मान के चलो अगर 80 वाला है, पावर में है, सेम वही करेंगे। अब इसमें कुछ चेंज नहीं है। जैसे 80 की पावर 10 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 80 की पावर 10 है ये। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है, पहले 80 का क्या निकाल लो आप, लासा। 80 का क्या निकालोगे आप, लासा निकाल लोगे। अगर आप 80 का लासा निकालोगे, जैसे पीछे हमने निकाला था, एक बार निकाल लेते हैं फिर से। 80 का लासा निकालो, ये हो गया 40, ये हो गया 20, ये हो गया 10, ये हो गया 5 और ये हो गया, यही हो गया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 पंचे 80। मतलब 80 को हम लिख सकते हैं 2 की घाते 4 गुणे 5 की घाते 1। ये 80 को लिख सकते हैं, लेकिन इसकी घात 10 है, तो इसकी घात 10। आपको पता है ये घाते दोनों के साथ गुणा हो जाएंगी। ये हो गया भाई 2 की घाते 4 दाम 40 गुणे 5 की घाते 1 दाम 10, ये हो गया। अब सही फॉर्म में आ गया। अब हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में क्या होता है, बस वही घात लिख दो। ये 40 है तो 40 लिख दो, प्लस यहाँ प्लस होता है, और इसकी घात 10 है 10 लिख दो, और 40 10 50। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी 50। ऐसे निकालेंगे। मान के चलो क्वेश्चन में दिया है भाई कि 2 की घात 3 की घाते 12 गुणे 5 की घाते 10 गुणे 8 की घाते, सॉरी 5 नहीं 8 नहीं, एक प्राइम ही देते हैं, गुणे मान के चलो हमने यहाँ दे दिया कि 7 की घाते 2। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो ये तो सही फॉर्म में लिखा है, 3 5 7 किसी से कटता नहीं है, लासा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, सब सही फॉर्म में लिखा है। तो हम क्या करेंगे, जो घात है ना बस इसी को जोड़ देंगे, 12 10 2। तो कितना आ गया, 12 10 22 2। इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी 24। मेरे हिसाब से समझ में आ गया ये। नेक्स्ट टाइप, ये हो गया गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाली जाती है। मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और
कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे एक क्वेश्चन हम और यहाँ पे करेंगे, इसको ध्यान से समझना कि अब एक बार रिवाइज़ करते हैं, चलो एक बार यहीं रिवाइज़ करते हैं। क्वेश्चन ये है कुछ देर के लिए कि 7 की घाते 19, 7 की घाते 19, 7 की घाते 19 प्लस 2, अगर इसको हम 6 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा। वैसे हमने किया है इस क्वेश्चन को ना, तो मैंने बोला शेषफल कितना आएगा, तो भागे क्या है, विषम है कि नहीं पावर, अब विषम है तो 1 रख के पहले चेक करो, तो ये हो गया 7 की घाते 1 प्लस 2, इसी को भाग देना 6 से, तो 7 की घाते 1 मतलब 7 और 7 2 9, मतलब 9 को भाग देना है 6 से और शेषफल बताना है। तो 9 को 6 से भाग दोगे, शेषफल कितना आएगा, 6 का नाम 6, 3 बचा, ये 3 शेषफल हो गया। एक तरह का ये क्वेश्चन था। आई होप क्लियर है फर्स्ट टाइप, मेरे हिसाब से क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो एक बार और देख लेना, क्योंकि इतना छोटी चीज़ इतनी बार रिपीट करेंगे तो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी ना। ये हो गया फर्स्ट टाइप, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप जो भी था, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड। इससे ज़्यादा मतलब इस तरह के क्वेश्चन आपसे इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड के क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, किसी भी एंगल से नहीं पूछ सकता, ठीक है ना। ये क्लियर है, ओके।